अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इश्यू टुडे के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, रमज़ान की आमद है और हमारे यहाँ अजीब रवायात है कि रमज़ान जब आता है तो अशाए खुर्दनोश और महंगी हो जाती हैं, जबकि हम बाकी ममालिक की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे क्रिसमस में और रमज़ान में चीज़ों में डिस्काउंट दिया जाता है। इसके अलावा हम अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात करते हैं तो ये वो वाहिद जमात है जिसने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन क्या वजह थी कि खान साहब की दुश्मनी में वो इतने आगे चले गए कि उस जमात के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, जो कि हमेशा उनका पेट जो है वो चाक करने की बातें किया करते थे, कोशिश करते थे। और जरदारी साहब को अगर सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान पहुंचाया था जेल में तो वो यही नून लीग थी। और अगर हम सी पैक की बात करते हैं जो पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी सा मंसूबा है जो पाकिस्तान की किस्मत को चेंज कर सकता है, लेकिन हमारे जितने भी मुखालिफ ममालिक हैं उनकी नजरें भी उन पर लगी हुई हैं, उस पर भी आज बात करेंगे। तो इन्हीं तमाम तर बातों पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मलक नवाज अवान साहब, एक्स मेंबर हैं ऑल्डर कौंसिल के। उनके साथ हैं मोहतरमा शमीम आफ्ताब साहबा, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और साथ ही हमारे पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा आलमगीर खान साहब। तो मैं सबसे पहले मैडम से बात शुरू करूंगा क्योंकि ये हुकूमत को की नुमाइंदगी करते हैं। मैडम सलाम अलैकुम। मैडम, क्या वजह है कि जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि जब बाकी ममालिक की अगर हम बात करते हैं क्रिसमस पे या रमजान में चीजें जो होती हैं वो बड़ी सस्ती हो जाती हैं, तो महंगाई से आपकी हुकूमत पहले भी लड़ रही है, अब रमजान आ रहा है और अगर चीजें महंगी होंगी तो आपकी हुकूमत पे ये किस कदर असरअंदाज होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है वो तो ज़ाहिर है हर तबके को ये इफ़ेक्ट कर रही है। और जैसे कि आपने रमज़ान की बात की है, रमज़ान के लिए हमने स्पेशल एक पैकेज दिया है। बिल्कुल एक सख्ती से ये बात की है कि ये कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए बल्कि नीचे आनी चाहिए। स्पेशल पैकेज दें और गरीबों को महंगाई से बचाएं, और उसके लिए हमारे वज़रा का ड्यूटी लगा दी गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में वज़ीर जो है वहाँ बैठेंगे और इसको महंगाई को कंट्रोल करेंगे। देखें जी, ये एक माफिया जो है वो इसे महंगाई कर रहा है। ये चीजें इतनी महंगी नहीं है। यकीन करें, किसान से जो चीज खरीदी जाती है और जो मार्केट में है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। 2-3 रुपए किलो का फर्क होना चाहिए। लेकिन मैडम, असल जो बात है वो माफिया पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो सजाएं सख्त नहीं है। अगर आप सख्ती करें, उन लोगों को कोर्ट में लेके जाएं या उनको सजाएं दें तो शायद इस पे कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अगर पहले 3 साल में आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे? आप देखिए, ये माफिया एक तरह के नहीं है। यहाँ पे आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी माफिया बैठा हुआ है, आपके ताजरों में भी माफिया बैठा हुआ है और आपके आम लोगों में भी है। सिर्फ कहाँ कहाँ किस किस को कंट्रोल करे। सबसे जो मुश्किल है वो है आपकी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना। वो एक तरफ से हम ठीक करते हैं तो दूसरी तरफ से वो शुरू हो जाते हैं। अभी मैं छोटी सी एक चीज देती हूँ कि गंदम की खरीदारी के सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। मैं क्योंकि सरगोदा से हूँ, कोट वोमन से हूँ, वहाँ मुझे खुद पर्सनली लोग आके मिले हैं कि मैडम, पिछली दफा भी हमने आपको बताया था कि ये जो फूड का माफिया है ये इस ना आपके सही खरीदारी होने देता है, और कितने रातों रात ट्रक किस तरह यहाँ से निकल जाते हैं और अफगानिस्तान जा रहे हैं। पिछली दफा भी मैंने जो हमारे वहाँ पे जितने भी चेयरमैन लगे हुए थे मार्केटों के, हमारी कमेटियां बनी हुई थी, मार्केट कमेटियां, उनके चेयरमैन को बुलाया, मैंने इनके साथ बिठाया। लेकिन ये उन चेयरमैन से भी जो है उनको ये ऑन ही नहीं कर रहे। कहते हैं कि आप नहीं जी, आपका ये काम नहीं है, हमें पता है हमने कितनी कदम खरीदनी है और हमें आप इसमें आए ना। लेकिन इस दफा हमारे जो मार्केट कमेटियों के चेयरमैन हैं या कोऑर्डिनेटर हमने लगाए हुए हैं, उनको हमने अभी से ही अलर्ट कर दिया है कि आपने 100% वहाँ पे बैठना है और एक एक चीज को आपने मॉनिटर करना है। क्योंकि देखें, एक तो ताजर माफिया है ही है जो कि आपके जो है वो चीजें होल्ड कर लेती हैं, लेकिन उसके साथ जो आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो बैठे हुए हैं लोग, उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और उसी के लिए कल हमारे वजीर आजम साहब ने मीटिंग भी की और उन्होंने कहा कि हर तरह के माफिया को कंट्रोल करना है। और इंशाल्लाह हमने लोगों को, गरीब लोगों को क्या, आम लोगों को भी हमने इस दफा जो आपका रमजान आ रहा है इसमें हमने इंशाल्लाह रिलीफ देंगे और आप देखेंगे कि कीमतें मुस्तकम होंगी, बल्कि कम होंगी कोई कीमतें। और जो हमारा किसान है वो पिस जाता है, उससे सस्ती चीज खरीदी जाती है
लेकिन जब आप बाजार में जाओ तो वही चीज जो 10 रुपए या 15 रुपए की बाजार ली जाती है किसान से, वो यहाँ वहाँ पे 50-50। चले मैडम, किसानों पे मैं बाद में आऊंगा, बिल्कुल आपका अल्लाह करे कि आपका कंट्रोल रहे और चीजों की कीमतें ना बढ़े। आलमगीर साहब ये बताएं सर, क्या वजह थी कि आपने नून लीग से हाथ मिला लिया, जबकि नून लीग हमेशा आपकी रकीब रही, और जो पीडीएम का हाल हुआ वो सारी दुनिया के सामने है, क्या कहते हैं आप? जी राय साहब, पहले तो मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी है आपके स्टूडियो में। देखिए, सियासत में राय साहब जो है ना, कोई चीज़ हद पे आखिर नहीं होती। सियासत में आज के दोस्त कल के दुश्मन हो सकते हैं, और आज के दुश्मन कल के दोस्त हो सकते हैं। ठीक हो गया। जहाँ तक है पीडीएम का, जो आप कहते हैं कि वो बिखर गए हैं, मेरा ख्याल है कि इस की बुनियाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी थी, लेकिन फिर हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात थे और सेनेट के इलेक्शन थे, उसमें अंदरून खाना जो खेल खेला गया, उसकी वजह से जो है ना, वो एक तो ये आपस में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो था वो बड़ा क्लियर था। मुस्लिम लीग नून जो रवायती हरीफ है पीपल्स पार्टी का, और हम ये भी कहेंगे कि जो नेब के केसेस है वो भी उसी ज़माने के बने हुए हैं। देखिए, बात ये है कि जब ये हुकूमत आई ना, आप अगर अपोजिशन की भी सारी इमरान खान की तकरीर निकाले तो वो यही करप्शन और वो चोर डाको लुटेरे और जो कौमी खजाना जिन्होंने लूटा है, वो खजाना हम वापस लेकर आएंगे। ठीक है। इस जब पीटीआई की हुकूमत आई तो आपने देखा कि हल्फ उठाती ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू हो गई सियासी लीडरों की, और उसमें पीपल्स पार्टी के जो। लेकिन सर देखिए खान साहब, अभी आपने खुद कहा कि जितने भी केस बने हुए हैं वो पीटीआई के नहीं बने, वो तो पहले के बने हुए हैं। अब हाँ, ये जरूर हुआ कि उन पे कुछ इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। उसमें आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी के जो बहुत सारे केसेस ऐसे थे पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के, कि वो सबका जो अदवार में अदालतों में ट्रायल हुआ था, वहाँ से जना ये बरी हो गए थे, लेकिन इस हुकूमत में दोबारा वो केसेस खोले गए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो पीडीएम बन गई थी, या पीपल्स पार्टी ने इस वक्त था, और पीडीएम की प्लेटफॉर्म पे मुस्लिम लीग नून के साथ जो हाथ मिलाए थे, वो यही वजह थी कि आपका एहतसाब ना हो। विक्टिमाइजेशन थी पॉलिटिकल लीडरशिप की, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी। लेकिन ये है कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो उरूज पे थी, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है कि जो दावा किया जा रहा था कि जी मुल्क का खजाना लूटा गया है, अवाम का खजाना लूटा गया है, एक पैसा भी अभी तक रिकवर नहीं कर सके, और अभी तक वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पूरे उरूज पे है। ठीक हो गया। चलिए खान साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मलिक साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये बताएं कि सी पैक जो बड़ा कलीदी सा हमारा मंसूबा है, और उस पर बड़ी चेकगोइयां हो रही हैं, कभी ये कहा जाता है काम रुक गया, कभी क्या आपने चाइना को भेज दिया, कभी क्या, तो आपकी क्योंकि बड़ी गहरी नजर है उस पर, तो आप इस पर क्या तबसरा करेंगे सर? जी एजाज साहब, सबसे पहले तो राज साहब आपको बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया और प्लेटफॉर्म मुहैया किया। मैं आपके सी पैक के सवाल की तरफ भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं मोहतरमा को और पीपल्स पार्टी के जिन नुमाइंदगान ने बात की है, मैं इनके भी बात का जवाब दे दूँ। जी जी। सबसे पहले तो मैं मोहतरम ये जो हमारे आलमगीर खान साहब है, मैं इनसे ये कहूँगा कि अगर ये जुमला ये इस्तेमाल करते कि सियासत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए जो है वो कोई भी कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि जब हम सियासत दर सियासत जब हम देखते हैं तो उसमें जो आम पब्लिक के अंदर जो इम्प्रेशन बिल्ड होता है वो यही आता है कि सिर्फ ज़ाती मफादात की जो है वो जंग लड़ी जा रही है, पाकिस्तान की जंग नहीं है। पाकिस्तान की आवाम की अगर किसी को तकलीफ होती, दर्द होती, बशमूल पीपल्स पार्टी, पीटीआई, तो मेरा ख्याल है जिस तरह पीटीआई नाकाम हुई है, जिस तरह पीपल्स पार्टी वाले लोग जो है वो आम आवाम के लिए उनकी जंग लड़ने में नाकाम रहे हैं, और जिस तरह पीडीएम से नाकाम हुई है, इन तमाम लोगों को जो है वो असेंबलियों से इस्तीफे दे देने चाहिए थे। दूसरी जो बात मैडम ने कहा है कि मोहतरमा ने फरमाया है कि जी इमरान खान साहब की क़यादत में जो है वो कमेटियाँ बना दी गई हैं। अलमिया ये है कि सारी हुकूमतें जो है वो कमेटियाँ बनाती हैं, एक इजलास होता है, अखबारों में खबरें आती हैं, टीवी के ऊपर क्लिपिंग चलती है, और उसका जो असरात हैं वो आम आवाम तक जो है वो नहीं पहुँचते। ठीक
ٹھیک ہے. تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں بالخصوص پی ٹی آئی, ان کے ریسرچ ورک کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ کمی ہے. دور دور تک ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ وی آر کمنگ فار دا فرسٹ ٹائم, تو ہم لوگ ایک ریسرچ کنڈکٹ کر کے آئیں, معاملات اور لکونہ جات ہم لوگ دیکھ کے آئیں تاکہ ہم لوگ باقی لوگوں سے جو ہے وہ بیٹر پرفارم کر سکیں. لیکن یہ لوگ تو ان کے برابر بھی پرفارم نہیں کر سکے. اب میں سر آپ کے اس بات کا جواب دیتا ہوں. یہ جو سی پیک پہ آپ بات کر رہے ہیں سر, تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں سر. اس 20 سال کے اندر سر گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے وہ ابھی تک ایکٹیو نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی, وہاں پر پاور جنریشن کی جو ہے وہ بہت سخت کمی ہے سر اس وقت. ٹھیک ہو گیا. جو وہاں پہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور جو گورنمنٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی, چند ایک کے علاوہ باقی سب کی حالت جو ہے وہ انتہائی مخدوش ہے. ٹھیک ہے. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان سب نے سی پیک کا جو ہے وہ راگ الاپا, پیپلز پارٹی بھی گزری ہے, پی ایم ایل این بھی گزری ہے, مشرف صاحب کا بھی دور گزرا ہے, کاف لیگ بھی گزری ہے, لیکن ان 20-25 سالوں کے اندر گوادر کے اندر ایک ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا جی. آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی آپ کو گوادر کی اگر اسلام آباد سے فلائٹ چاہیے ہو تو اسلام آباد سے گوادر کے لیے جو ہے وہ فلائٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ ہی پی آئی اے نے کوئی اپنی بہت زیادہ فلائٹس جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی ہیں گوادر کے لیے, اور نہ ہی پرائیویٹ جو نجی کمپنیز ہیں ان کو جو ہے وہ وہاں کے ان کے لائسنسز کو انڈورس کر کے یا ان کو وہ اسٹیشنز جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں. ایک بات, صرف وہاں پہ اس وقت ایک 5 اسٹار ہوٹل جو ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کی بہت سخت کمی ہے. پورے گوادر کے اندر اس وقت 1 یا 2 پولیس اسٹیشن جو ہے وہ میکسیمم کام کر رہے ہیں. حد یہ ہے کہ وہ ہمارا انڈسٹریل زون تھا, ہمارا انڈسٹریل ہب تھا, اور بلوچستان کی جو سرزمین ہے وہ مائنز اور منرلز کی سرزمین ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم وہاں پہ ریلوے اسٹیشن اسٹیبلش کرتے تو ہمارے جتنے مائنز اینڈ منرلز تھے وہ ہماری جو ہے وہ کارگو ٹرین کے ذریعے ہماری ڈرائی پورٹ تک پہنچتے, ویٹ پورٹ تک پہنچتے, اور وہ وہاں سے ہم ان کو ایکسپورٹ کر پاتے. ریلوے اسٹیشن تو کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے اس نے اسٹیبلش نہیں کیا. اور مجھے بڑی جو ہے وہ شرم آ رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ مجھے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ رہی تھی, گو کہ ہماری پارٹی افیلیشن کسی کے ساتھ بھی ہو, لیکن پاکستان کمز فرسٹ, تو ایک رے آف ہوپ پی ٹی آئی جو ہے وہ ضرور تھی کہ یہ لوگ جب آئیں گے تو یہ کریں گے. سر اس وقت ہفتے میں صرف 3 پروازیں کراچی سے گوادر کے لیے دستیاب ہیں. ٹھیک ہے جی. اسلام آباد سے پروازیں دستیاب نہیں ہیں, لاہور سے پروازیں دستیاب نہیں ہیں, وہاں پہ ریلوے اسٹیشن موجود نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہاں پہ کمیوٹ کرنے کے اندر ہی ساری گورنمنٹس فیل ہو گئی ہیں تو وہ آباد کیسے ہوگا. اسی کے ساتھ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں دوں گا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آباد کاری کے لیے ویژن کی ضرورت تھی, تدبر کی ضرورت تھی. ان ساری گورنمنٹس کے اندر اس ویژن کی کمی تھی. ہم نے گوادر کو ٹوٹلی اٹیچ کر دیا سی پیک کے ساتھ. کچھ ہم لوگوں کی اپنی عقل سمجھ بوجھ بھی تو ہونی چاہیے نا. بہت ساری آٹو موبائل کمپنیز جو ہے وہ پاکستان میں لانچ کی گئی. اگر ہمیں گوادر کو آباد کرنا تھا تو ہم ان کو ٹیکسز میں چند رعایات دے دیتے اور ہم ان کے پروڈکشن پلانٹس جو ہے وہ گوادر میں لگوا دیتے, وہاں پہ آبادکاری کی طرف جاتے. ہم گوادر کے اندر انٹرنل مائگریشن ریٹ کو جو ہے وہ انکریز کرتے. اس کی طرف جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دی گئی. باقی معاملات تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے. چلیں ملک صاحب, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. میڈم, جیسا کہ ملک صاحب نے کی بھی آپ نے بات سنی, چلیں اس کا بھی آپ جواب دیں گی. دوسرا یہ بتائیں, جو کابینہ کا اجلاس تھا, جیسے خان سرور صاحب اپنی حکومت پہ برس پڑے اور انہوں نے کہا کہ میں بے بس ہوں, مجبور ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتا, اور کسانوں کی بھی انہوں نے بات کی. ابھی آپ بھی کسانوں کی بات کر رہے تھے. تو اگر حکومت کابینہ کے لوگ اتنے بے بس ہیں, پرائم منسٹر اتنے بے بس ہیں, تو پھر اس حکومت کا کیا بنے گا؟ نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سارے ہی بے بس ہیں. اصل میں صرف بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کا ویژن یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے تحفظات کھل کے بیان کر سکتا ہے, کابینہ کے اندر بھی اور کابینہ سے باہر بھی. اور جو تحفظات انہوں نے سرور خان صاحب نے دیے, وہ تحفظات بالکل انہوں نے اپنے حساب سے ٹھیک دیے, کیونکہ کسانوں کی وہاں آواز باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم ہر فورم پہ اپنا جو بھی جس کو افیکٹ جو ہو رہا ہوتا ہے ہم وہاں کھل کے بات کرتے ہیں. ہمیں اتنی اجازت ہے کہ ہم جہاں پہ غلط ہو رہا ہو تو ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور یہی چیز جو ہے ہمارے وزراء بھی کرتے ہیں اور اس پہ ایکشن بھی لیا جاتا ہے. اور آپ نے پھر دیکھا ہے کہ جب وہ اتنا وہ ایگریسو بولے ہیں
उस पे अमल भी हुआ है कि खान साहब ने किसानों के लिए अलग कमेटी बना दिया और उस पे काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह किसानों को भी रिलीफ मिलेगा। ये जो मिडल मैन है उसका किरदार यहाँ से खत्म होगा। हम चाहते हैं कि मिडल मैन का किरदार खत्म हो और जो किसान है वो भी खुशहाल हो। किसान खुशहाल होगा तो देखें हमारी जो है ना, तभी हम रेट भी हमारे नीचे आएंगे और तभी हमारा मुल्क भी, क्योंकि हमारा जो ज़राअत है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम उसी से हमारी खुराक पूरी होती है। अगर हम किसान को रिलीफ नहीं देंगे, अब यकीन करें एक दफा मैं इंडिया गई तो हम जब वहां से बाय रोड हम जा रहे थे, बाय बस में गई तो वहाँ उधर जो छोटे छोटे फार्म्स और जितने छोटे छोटे उन्होंने वहाँ टरबाइन लगाए हुए हैं और वो जिस तरह उनकी हरी भरी फसलें थी और पूरे ट्रक भरे हुए थे आपके टमाटर के और खीरे के जो इधर आ रहे थे और इस साइड से जो ट्रक थे वो सिर्फ बजरी और सीमेंट के जा रहे थे। तो वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने किसानों को रिलीफ दिया और हमने अपने किसानों को पिछली गवर्नमेंट, सॉरी फिर आप कहते हैं इसके जी पिछली गवर्नमेंट की बात करते हैं, उन्होंने किसानों को बिल्कुल डुबो दिया। हमारा विजन ये है कि हमने किसानों को भी उठाना है लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने अवाम को भी रिलीफ देना है और वही हम अपनी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो उसी के मुताबिक हम बनाएंगे जिसमें कि किसान भी जो है अपना ऊपर आए, उसके भी साहिल हाल हो और उसके साथ साथ अवाम भी जो है वो भी खुशहाल हो। मलिक साहब आप ये बताएं, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर से भी आपका तल्लक है सर, इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी जा रही है आप उसको किस नजर से देखते हैं? ग्रे लिस्ट में हम हैं, उससे निकलने की हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, IMF जो हमारा बैंक है उस पर भी बड़ी चेकगोइयां हो रही हैं, तो क्या कमेंट्स करेंगे आप? राय साहब, असल में बात यह है कि बहुत सा काम जो है ना वो करने वाला है। हम पूरी मईशत को किसी एक चीज के साथ जो है वो लिंक नहीं कर सकते। ये पूरा एक जिस तरीके से एक फूड चेन चलती है इसी तरीके से एक पूरा इकोनॉमिक साइकिल है। ठीक है, आप रियल एस्टेट को आपने जो बेनिफिट्स दिए हैं, जो रिलैक्सेशन दी है, वो हमारी सर आंखों पे उससे कुछ बेहतरी आई है, लेकिन एक मकाम ऐसा आ जाएगा जहां पे ये सारी चीज जाके डेडलॉक का शिकार हो जाएगी। उसकी रीजन ये है कि जब आपकी फ्रेश एम्प्लॉयमेंट होती है, जब आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, जब नई कंपनी, नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज आपके कंट्री के अंदर डेवलप होते हैं, वो अपने यहाँ पर सोर्सेज डिप्लॉय करते हैं, नई एम्प्लॉयमेंट आती है, लोगों की इनकम बढ़ती है और फिर वो जाके ग्रेजुअली जो है वो परचेजेस की तरफ और उस तरफ वो जाती है। सिर्फ एक अगर आप रियल एस्टेट को कहेंगे तो रियल एस्टेट शायद आपकी इंटरनल सर्कुलेशन तो शायद आपकी कदरें बेहतर कर सके, लेकिन हॉली सॉली रियल एस्टेट का सेक्टर पूरी जो मुल्क की इकोनॉमी है उसको आप रिवाइव नहीं कर सकते। उसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, जैसे हमारे इस्लामाबाद के अंदर जो कमर्शियल हब है वो आप ब्लू एरिया ले लें, तो कितनी लोकल कंपनीज हैं जो आपकी ब्लू एरिया के अंदर जाके फ्लोर्स जो है वो रेंट के ऊपर ले लेंगी। तो एट द एंड ऑफ द डे वो तो फॉरेन कंपनीज आती हैं, एनजीओज आती हैं, मल्टीनेशनल्स आते हैं, तो वो आपके फ्लोर्स एट द एंड ऑफ द डे रेंट आउट होते हैं, आपकी ट्रैवलिंग बढ़ती है, आपके गेस्ट हाउसेस का बिजनेस बनता है, एक पूरी की पूरी जो है वो चेन चलती है। तो हम उस वक्त तक ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकते जब तक हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब फॉरेन इन्वेस्टर कैसे अट्रैक्ट होगा? फॉरेन इन्वेस्टर को कोई ख्वाब या इल्हाम नहीं आता, आपके जो लोकल बड़ी बिजनेसमैन कम्युनिटी हैं, जो आपके चैम्बर्स हैं, वो ही फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन डायलेमा ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, जब इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने होते हैं, इनके लोगों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है वो विजिट्स भी होते हैं, आके ये लोग बात भी करते हैं, वोट भी मांगते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को और बाद में हमारी जो FPCCI की तंजीम है, बाज मामला तो उनसे मशवरा किए बगैर ही जो है वो बाला जो है वो कर लिए जाते हैं। ठीक है ना। अलमिया ये है कि जब तक छोटी मार्केट से लेके बड़े ताजरों की तंजीमों के साथ ये लोग कंसल्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आ जाएं, ये जितनी भी पार्टीज हैं, ये सारी पार्टीज नाकाम रहेंगी। फॉरेन इन्वेस्टर का अट्रैक्ट होना, एनजीओज के लाइसेंसेस मिलने, और उसके अलावा इस वक्त जो सबसे बड़ा और अच्छा काम हुआ है जिसकी वजह से हम फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर हो गई है। ये सबसे बड़ी एक वजह थी जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर यहां पे नहीं आ रहा था। अब व्हाट नेक्स्ट?
اب آپ کے ملک کے اندر امن امان ہو گیا ہے, دہشت گردی الحمدللہ تقریباً ختم ہو گئی ہے, لیکن اس کے بعد بات وہی ہے کہ واٹ از دی وے فارورڈ پی ٹی آئی از ہیونگ ود دیم. مطلب ان کے پاس کسی چیز کا تو کوئی ورک ہونا. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اگر ہم گوادر کو لے لیں, گوادر کے اندر جو ایک نجی کمپنی آئی تھی جس نے گولڈ اینڈ کاپر کے اوپر کام شروع کیا تھا, اس کا ہم لوگ کیس جو ہے وہ ورلڈ کورٹ کے اندر جو ہے وہ لوگ ہم لوگ لوز کر گئے. ایک تو اس کو پراپرلی مینج نہیں کیا گیا کہ ہم ون کرتے, پاکستان کی اکانومی کو وہاں سے کتنا جو ہے وہ لاس ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ چلیں بی بائی گون از بی بائی گون, اگر وہ نہیں رہا تو ہم نے کیا کسی نئی کمپنی کو گوادر میں صرف ریکارڈ ایک کے لیے یہ اٹریکٹ کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کے اوپر کوئی نئی ورکنگ, کوئی نئی فیزیبلٹی جو ہے وہ ہم نے کیا ڈیولپ کی ہے؟ وہاں پہ اور کتنی مائنز کی جو ہے وہ وہاں پہ پیچز جو ہے وہ موجود ہیں, ان کے لیے ہم نے کیا ورکنگ کی ہے؟ اور بڑی شرم کی بات ہے کہ ہماری جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہے انہوں نے بلوچستان بشمول گوادر ان کی آباد کاری کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی اثر نو کام نہیں کر سکی. اور پی ٹی آئی کا تو المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس تو کوئی کسی قسم کا وے فارورڈ تھا ہی نہیں تھا, ویژن کی کمی تھی. محترمہ ابھی کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ زمیندار کو جو ہے وہ بینیفٹ دیں گے اور ہم درمیان کے لوگوں کو جو ہے وہ مائنس کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ جو گندم کی بوری ہے وہ وزیر صاحب کندھوں پہ رکھ کے جو ہے وہ اس کو لوڈ ان لوڈ کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ جو ٹرانسپورٹ والے ہیں آپ ان کو بیچ میں سے مائنس کر دیں گے؟ آپ لوگ آئے تھے ملازمتیں دینے کے لیے, آپ کے پاس فریم ورک ہی نہیں ہے, آپ کے پاس وے فارورڈ ہی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں آپ لوگوں نے کتنے ویئر ہاؤسز جو ہے وہ ڈیولپ کیے ہیں؟ تحصیل لیول پہ آپ نے جو لوکل اجناس پرچیز کرنی ہے آپ نے اس کے لیے کتنے لوکل ویئر ہاؤسز جو ہے وہ ڈیولپ کیے ہیں؟ آپ کے کتنے ویئر ہاؤسز کے لیے پی سی ونز جو ہے وہ آپ کے اپروو ہوئے ہیں؟ آپ مطلب اس کی جو کاسٹ ہے وہ منیمم تبھی کر سکتے ہیں کہ لوکل منڈیوں تک جو ہے وہ گورنمنٹ کی اپنی اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ لوکل منڈیوں تک لے کے آ سکے, پھر اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول کے اندر ہو, تب آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے آپ الٹے خواب دکھانا بند کریں. آپ لوگ بڑی بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں, آپ لوگ نوکریاں دینے آئے تھے. اب جو وہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ پیٹرول کی پرائس اوپر کر دیں گی, جو گندم کی فصل 6,000 روپے میں بیرا سے سرگودا پہنچتی ہے ٹرک پہ, وہ 18,000 پہ پہنچے گی نا. آپ اس کو کیسے کم کریں گے؟ مطلب کیا جو ٹرک والا ہے اس نے اپنے بیوی بچوں کو اس نے رزق روٹی کوئی نہیں دینا, اس نے ان کو فیڈ نہیں کرنا, اس نے اپنی جو مینٹیننس ہے ٹرک کی اس نے وہ نہیں لینی, اس کے ساتھ جو کنڈکٹر ہے اس نے اس کی وہ مینٹیننس نہیں لینی؟ کیا آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کیا جتنی بھی یہ پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں پیسے کی بنیاد پہ, بڑی گاڑیوں کی بنیاد پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ٹکٹس بانٹے ہیں, سارے لوگ ادھر آ جاتے ہیں, لیکن وین کے لیے جو ہے نا اگر کسی کو کام کرنا پڑ جائے تو کوئی کام جو ہے نا وہ کسی کو نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹائم میرے پاس بڑا تھوڑا. میڈم کیا کہیں گی آپ ملک صاحب کے جواب میں, کیا کہیں گی؟ ہمارے پاس ہر تحصیل لیول پہ ہمارے پاس سٹوریج موجود ہے. ہم نے گورنمنٹ کی کتنی بلڈنگز خالی کروائی ہیں, کتنی تو بلڈنگز ہیں جو بنا کے انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی. ٹی ایم کی بلڈنگز ہیں بہت ہے, ہم نے وہاں پہ اپنے سٹوریج کا بندوبست کیا. ہم نے اب جتنا ہو سکا ہم نے گندم کی خریداری پچھلی دفعہ فیئر پرائزز پہ لینے کی کوشش کی, لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آگے آپ کی جب اسمگل ہو جاتی ہے, آپ کی زیادہ آپ کے اسٹوروں پہ آتی ہی نہیں ہے, گورنمنٹ کے پاس آتی ہی نہیں ہے, اس سے پہلے ہی راتوں رات آپ کے ٹرک نکل جاتے ہیں, تو وہ فرق پڑتا ہے. لیکن میڈم ان سب کو کنٹرول کرنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا, پھر کون کرے گا اس کو؟ حکومت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جتنا ہو سکتا ہے حکومت نے سختی بھی کی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں سے یہ پرانے جو وہ کھلاڑی ہیں انہیں عادت پڑی ہوئی ہے, ان کے اوپر جب سختی آتی ہے یہ پھر وہی بات کرتے ہیں کہ جی آپ تو نوکریاں دینے آئے تھے, تو جب یہ ان کو تو نوکریوں سے پھر میرے خیال میں تو ساروں کو نوکریوں سے نکالنا چاہیے جو یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ اب وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ تو نوکریاں دینے آئے تھے اور آپ لینا شروع کر دیا, آپ نے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا. لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے جو ہے وہ بل لے کے آ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہ چھیڑا جائے. ابھی سب سے بڑی جو بیوروکریسی میں مسئلہ یہی ہے کہ وہ کورٹ میں سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور حکومت کے ہاتھ. چلے میڈم آپ کی بات کو تسلیم. پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ عدالتیں جب تک میرا ساتھ نہیں دیں گی تو بڑا مشکل ہے اس نظام کو ٹھیک کرنا. خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ پنجاب حکومت گرانے کے چکر میں ہیں, صرف پنجاب پہ آپ کی بڑی نظریں ہیں, ایسا کیوں ہے؟ سب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں آ رہی ہے.
नहीं, पीपल पार्टी तो अभी यही कह रही है, जैसा उनका मशवरा भी पीडीएम को यही है कि सबसे पहला अटैक जो है वो हम पंजाब पे करते हैं। नहीं, पंजाब में तो देखो ना, एक परवेज लाई है और दूसरी ये एक मुस्लिम लीग नून है। ठीक है। और फिर जाहिर है मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बातें हो रही है, और दूसरी बात ये है कि पीटीआई के अंदर भी फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही है कि जी वहाँ या तो चीफ मिनिस्टर परवेज लाई को लेकर आएंगे, या फिर दूसरा उनके पास जो है ना खासतौर पर जरदारी के बारे में वो कहा जा रहा है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन उसके पास हमजा शहबाज है। लेकिन मेरा ख्याल है कि राय साहब, एक बात मैं आपको बड़ा वाज़ेह कर दूं कि ये 80 और 90 की सियासत थी। अब सन 2021 में मेरा ख्याल है कि अवाम भी इस किस्म की सियासत को मेरे ख्याल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है। अगर सिर्फ हुकूमत ही गिरानी है और जो है ना सिर्फ सियासी फवायद हासिल करने हैं, तो मेरे ख्याल में अवाम की इस वक्त जो सबसे गौर तलब मसला है वो ये है कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से अवाम बड़ी तंग है। और ये जो इस किस्म के पॉलिटिकल टैक्टिक्स है, सिर्फ एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए या हुकूमतें गिराने के लिए, मेरे ख्याल में कि 22 प्रोग्राम आप इस चीज से बेजार है और कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके ओके, मलिक साहब आखिर में मुख्तसर 30 सेकंड में क्या कहेंगे गवर्नमेंट को सर? बस सर, इनका रिसर्च वर्क जो है वो बड़ा इनकम्प्लीट है, बल्कि कंडक्ट ही नहीं हुआ। और अगर ये लोग अच्छी रिसर्च कर लेते, लकूना जाता एड्रेस कर लेते, तो बड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करते। ठीक हो गया। मैडम ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, वो एक मुहावरा है ना कि पहले सोचो फिर बोलो, लेकिन वो पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं। जैसे भारत से काटन का मसला था, चीनी का मसला था, बाद में फिर वो आप उसको यू टर्न कहेंगे। तो आप ऐसा क्या कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि खान साहब कह तो बहुत कुछ देते हैं, बाद में उन्हें वो उस मैटर पे सोचते हैं? देखिए जी, अब अवाम की बेहतरी के लिए अपने जो ख्यालात भी बदलने पड़ते हैं और अपने फैसले भी बदलने पड़ते हैं और अपने कहे हुए अल्फाज भी बदलने पड़ते हैं। ठीक हो गया। खान साहब आखिर में क्या हम आपसे ये समझे, जिस तरह अभी आपने पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान को बेहतर करने की बात की है, महंगाई पे कंट्रोल करने की बात की है, तो आप हुकूमत का साथ देंगे इन मसाइल पे? जी देखिए, मेरा ख्याल है कि जो 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 अच्छे काम है हुकूमत है उसमें साथ देना चाहिए। ठीक है। और अपोजिशन को भी, यूसुफ रजा गिलानी का स्टेटमेंट है कि उसने कहा कि मैं चूंकि खुद प्राइम मिनिस्टर हूँ और एक प्राइम मिनिस्टर को कितने मसाइल से सामना करना पड़ता है, तो लिहाजा हुकूमत के वो काम जो अवाम के बेहतर मफाद होंगे उसमें हम उनका साथ देंगे। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। हमें लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ बड़े करीब आते जा रहे हैं एक दूसरे से। नाज़रीन, जैसा कि आपने मेरे तीनों मेहमानों की बातें सुनी, फैसला आप पे छोड़ देते हैं। इसके साथ ही इस प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।